स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुक्रेक्स सीयूटी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मनी एंड बैंकिंग को स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर में हम अपने टॉपिक मनी एंड बैंकिंग को कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप प्रीवियस लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे आपको वो अच्छे से क्लियर होंगे। आप जान गए होंगे कि क्वांटिटेटिव कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक क्या होता है। अब सेंट्रल बैंक के जो हम फंक्शंस प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जब हमने क्वांटिटेटिव कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो पे इसको एंड किया था, जिसमें हमने वेरियस फंक्शंस को पढ़ा था कि उसके आरबीआई या सेंट्रल बैंक क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, बैंकर्स बैंक का फंक्शन परफॉर्म करता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स इम्पोज करके डिफरेंट रेट से मनी सप्लाई को वो कंट्रोल करता है। आज के टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, हम क्वालिटेटिव कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। किसको? क्वालिटेटिव कंट्रोल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आपने देखा होगा जैसे कि हम क्या बात कर रहे थे, मेनली मनी सप्लाई जो थी वो इफेक्ट हो रही थी। अब इसमें भी मनी सप्लाई इफेक्ट होगी, बट देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि यहाँ क्वालिटेटिव कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट है, वेरियस टाइप से डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। पहला है कि इम्पोजिंग मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स ऑन द सिक्योर्ड लोन्स। मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स को हम इम्पोज कर रहे हैं। देखो, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है? मार्जिन की बात हो रही है। मार्जिन की मतलब है कि देखो किसी भी चीज़ में हम मार्जिन करते हैं ना, कि मार्जिन क्या होता है, कितना डिफरेंस है, कितना लेवल वो क्रिएट हो रहा है कि इतने से ज़्यादा हम नहीं दे सकते या बेच सकते। वही उसी तरह से बैंकिंग टर्म्स में मार्जिन का टाइम होता है। मार्जिन नथिंग बट ये डिफरेंस है अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन। देखो, इसमें ना एक एग्जांपल से भी लेके चलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट का। सपोज हम कह रहे हैं आरबीआई ने मार्जिनल रिक्वायरमेंट 40% का रख दिया है, तो इसके बाद पता है क्या होगा? अगर 40% की मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स आरबीआई ने इम्पोज कर दी है किसी लोन पे, सिक्योर्ड पे, तो बैंक जो है ना वो क्या करेगा, सिर्फ 60% तक ही लोन्स को ऑफर करेगा। देखो, जैसे जैसे ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स चेंज होने लगेंगी ना, कम ज़्यादा होने लगेगी, वैसे वैसे क्या होगा, जो लोन ऑफर हो रहा है बैंक्स के द्वारा वो भी चेंज होने लगेगा। ठीक है, अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ गई, सपोज 40% से 50% है, तो मतलब इतने का मार्जिन रखा गया लोन पे, तो बैंक क्या है, सिर्फ 50% ही वैल्यू देगा। मतलब अगर किसी ने कोई सिक्योरिटी रखी है, कोलैटरल रखा है, जैसे सपोज किसी ने 10 लाख की कोई कोलैटरल या अपना कोई घर या फ्लैट रख दिया है, ठीक है, और मार्जिन रिक्वायरमेंट जैसे 40% की थी, तो 10 लाख में से ये 4 लाख का जो हुआ, ये तो क्या हुआ, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया। बचा हुआ जो 6 लाख है वो एज अ लोन उसको ऑफर किया जा सकता है, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है। इससे मनी सप्लाई या लोन्स अवेलेबिलिटी भी इफेक्ट होगी। अगर ये बढ़ जाएगा तो आप देख रहे हैं मनी सप्लाई एंड लोन अवेलेबिलिटी मार्केट में कम हो जाएगी, और घट जाएगा तो वो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वही चीज़ें इम्पोजिंग द मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, इस डेफिनेशन को आप पढ़ लेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कभी कभार ये हो जाता है कि सीधा डायरेक्टली डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं, वो कंसेप्ट पूछते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एमसीक्यूज ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो इसीलिए आप डेफिनेशंस को भी ध्यान से पढ़िए। अब देखते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। इफ द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज चेंज, देन द सेंट्रल बैंक विल ऑल्टर द अमाउंट ऑफ द लोन दैट इज मेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी। एग्जांपल से भी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज है ये। If the marginal requirement is increased, then banks will give lesser loan against the security and this will reduce the money supply. देखो स्टूडेंट्स, हर चीज में जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो मेनली रोल किस चीज का आ रहा है? मनी सप्लाई का। देखो, जब प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेशनल इनकम को, तो उसमें हम देख रहे थे कि नेशनल इनकम कैसे हैम्पर हो रही है। देखो, इकोनॉमिक्स ना यही होता है। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मेनली हम एक वेरिएबल पे फोकस करते हैं और बाकी सारे वेरिएबल्स को, अगल बगल वालों को कॉन्स्टेंट रखते हैं। ठीक है, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, मेनली मनी सप्लाई का रोल देख रहे हैं, बाकी सारी चीजों को हम कौन सी कंसिडर करेंगे। तो अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो रही हैं तो क्या हो रहा है, बैंक लेसर लोन दे रहा है सिक्योरिटी के अगेंस्ट। द हाई मार्जिनल रिक्वायरमेंट विल ऑल्सो डिस्करेज स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज। देखो, स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज का क्या मतलब होता है? स्पेक्यूलेटिव का एक्टिविटीज का मतलब होता है जो चीज़ें स्पेक्यूलेशन पे बेस्ड होती है, कि मतलब आपने किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया या आपने कोई चीज़ परचेज करी, ये इफेक्ट होती है बॉन्ड प्राइस या बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट पे,
मेनली ये इंटरेस्ट रेट पे इफेक्ट होती है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा मार्केट में या घटेगा, मतलब अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मतलब आप सोच रहे हो, आप प्लान करके चल रहे हो, तो मतलब आप स्पेकुलेशन कर रहे हो। स्पेकुलेशन में बेसिकली आप क्या करो, सोच रहे हो कि मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सोच के कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट फर्दर फ्यूचर में बढ़ेगा, वो ही होता है स्पेकुलेशन। कह रहे हैं अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स देखो बढ़ जाती है, जो स्पेकुलेशन के लिए पैसा बचेगा या अवेलेबिलिटी वो भी कम हो जाएगा, इसीलिए स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज भी डिस्करेज हो जाएगी विद द बैंक क्रेडिट, एंड इट विल डाइवर्ट द रिसोर्सेज फ्रॉम द अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज टू द प्रोडक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब बाय रिड्यूसिंग द स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज, आप जानते हैं देखो स्पेक्यूलेशन इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन, फॉरकास्ट, ये इन्हीं बेसिस पे है। तो अगर आपका स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज में रिडक्शन आ गई तो आपकी फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस में भी इफेक्ट आएगा। देखो इसका रेट कैसे होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है ना, अगर इंटरेस्ट रेट इफेक्ट होगा तो इंटरेस्ट रेट के इफेक्ट होने से क्या है, बॉन्ड के जो प्राइसेस हैं वो चेंज हो जाएंगे। इन दोनों में ना बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप फ्यूचर में जब इकोनॉमिक्स ऑनर्स वगैरह या पढ़ते हो या बीकॉम ऑनर्स में, तो ये आपको इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस का ऑपोजिट रिलेशनशिप समझाया जाएगा। और जब ये इंटरेस्ट रेट ही इफेक्ट कम होगा तो क्या है, फ्लक्चुएशन इन प्राइजेस से आप लोग बचेंगे, क्योंकि फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस या इन्फ्लेशन का भी अगर हम बात करते हैं तो वो टोटली कि प्राइजेस किसी तरह से हैम्पर हो रहे हैं वही चीज बताता है। तो ठीक है, अगर स्पेकुलेटिव, तो क्या कह रहे हैं, टोटल हाई मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स की वजह से स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज भी कम हो जाती हैं हमारी, जिस वजह से फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस भी रिड्यूस हो जाता है। अब है सेकंड है मॉरल सुएजन। दूसरा क्वालिटेटिव कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट है मॉरल सुएजन। देखो मॉरल, जैसे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा कि मॉरल की क्या बात कर रहे हैं। मॉरल की बात हम कर रहे हैं तो मतलब एक तरीके का प्रेशर या मॉरल ऑब्लिगेशन जो इंसान पे बना दी जाती है ना, कि आप ये टाइम पे चीज़ें पे करिए या ये ऐसा करिए, वही होता है मॉरल सुएजन। सुएजन जो पर्जुएशन आप वर्ड पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड ये सुएजन आ जाता है। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रेशर एंड द पर्जुएशन बाय द सेंट्रल बैंक सो दैट दे फॉलो द पॉलिसी। क्या है, प्रेशर एंड पर्जुएशन। इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, बेसिक एक डेफिनेशन है, आपको नाम से भी समझ यार। दीज आर एक्सरसाइज थ्रू, ये इंपॉर्टेंट किस तरीके से ये करता है, डिस्कशन से, लेटर्स से, स्पीचेस, इन सारी चीजों से ये मॉरल सुएजन का प्रैक्टिस करता है। अब थर्ड है हमारा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल नाम से पता चल रहा है सिलेक्टिव। सिलेक्टिव मतलब पर्टिकुलर सेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब हम सिलेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे कि किसको हम क्रेडिट दे रहे हैं और किसको हम क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंस में भी आता है और नेगेटिव सेंस में भी आता है। इसके दो तरीके हैं। देखो, एप्लीकेशन इन द पॉजिटिव मैनर इन्वॉल्व्स यूजिंग द मेजर टू चैनलाइज द क्रेडिट टू अ पर्टिकुलर सेक्शन। पॉजिटिव मैनर का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को जिसको एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है या नीड है और जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, उन्हीं को हम लोग क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे प्रायोरिटी सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर में कैसे हम क्या ले सकते हैं, जैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर को ले सकते हैं, या एक पर्टिकुलर विमेन को दे रहे हैं, या स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, या एमएसएमईज को दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे हमारे प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के। तो उनको ही अगर क्रेडिट का प्रोविजन हो रहा है, वहीं क्रेडिट चैनलाइज किया जा रहा है, तो दैट इज अ पॉजिटिव मैनर। बट अगर नेगेटिव एप्लीकेशन का मतलब करें, इसमें रिस्ट्रिक्ट करेंगे टू द फ्लो टू अ पर्टिकुलर सेक्टर। पर्टिकुलर सेक्टर मतलब अगर वो कह रहे हैं कि उनको पहले से आइडिया है सेंट्रल बैंक को कि यहाँ पे अगर पैसा डाल देंगे या इन लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड कर देंगे तो हो सकता है वो लोग डिफॉल्ट कर जाएं, या फिर वो डिफरेंट यूज करे, या तो क्या कर जाए, डिफॉल्ट कर जाए, या फिर क्या हो जाए, उसका जो मोटिव है या इंटेंशन है दैट इज नॉट गुड, तो उन लोगों को भी क्रेडिट चैनलाइज नहीं करेंगे। और इसके लिए भी आपने देखा होगा वेरियस मेथड्स आजकल आ गए हैं, जैसे क्रेडिट हिस्ट्रीज हम लोग चेक करते हैं और उन्हीं बेसिस पे हमारा क्रेडिट स्कोर भी जनरेट होता है और फिर हम लोन का प्रोविजन करते हैं। और स्टिल अगर वो क्रेडिट हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी पुअर हो तो देयर इज अ प्रोविजन कि आप कोलैटरल लो ताकि आपके लोन्स फेल ना हो। ठीक है, तो यही है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है मनी सप्लाई और उसके मेजर्स।
ठीक है, मनी सप्लाई तो हम डिस्कस ही कर चुके हैं, एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन पे पढ़ लेते हैं। क्या है? इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक ऑफ मनी है, स्टॉक वेरिएबल है, आप जानते ही हैं इसे। अब हम बात करें कि क्या क्या मनी के मेजर्स होते हैं मनी सप्लाई के। देखो आरबीआई जो होता है ना, वो 4 मेजर्स मनी सप्लाई के करता है। ठीक है, 4 क्या है वो? M1, M2, M3, M4। M1 और M2 जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नैरो मनी कहते हैं। M1 और M2 को नैरो मनी, और जो M3 और M4 है उसे हम कहते हैं ब्रॉड मनी। देखो इन चीज़ों को ना आप मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है कि नैरो मनी और ब्रॉड मनी किसे कहते हैं, क्योंकि हो सकता है इससे ही क्वेश्चन बन के आ जाए, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये क्या है? नैरो मनी, और ये है ब्रॉड मनी। M1 को कहते हैं, देखो जब हम M1, M2, M3 और M4 की बात करते हैं तो जो इसका पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है वो लिक्विडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर से होता है। क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी की अगर बात करेंगे तो M1 क्या होगा हमारा? जो M1 होगा हमारा उसे हम कहेंगे मोस्ट लिक्विड, और M4 क्या होगा हमारा? वो होगा लीस्ट लिक्विड। देखो लिक्विड का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, लिक्विड का मतलब कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। जो चीज मोस्ट लिक्विड होगी वो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होगी, और जो चीज लीस्ट लिक्विड होगी उसको टाइम लगेगा टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है, M3 इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो M3 होता है। ठीक है, अब हम इनकी डेफिनेशंस को लिख लेते हैं, मतलब इनके फॉर्मूलेज को लिख लेते हैं कि क्या क्या एक्चुअल में ये होता है। ठीक है, M1 क्या है? ठीक है, CU प्लस DD। CU प्लस DD मतलब करेंसी इन सर्कुलेशन। ठीक है, इसमें जो करेंसी इन सर्कुलेशन है दोनों आएंगे, नोट्स भी आएंगे, कॉइन्स भी आएंगे। ठीक है, और ये डीडी क्या है? ये है डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, ये है हमारा M1 का मेजर। अब बात करते हैं M2 के मेजर की। M2 है M1 प्लस सेविंग्स विद द पोस्ट ऑफिस, या फिर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हम इसे कह सकते हैं। दैट इज हमारा M2 का मेजर। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड वाले मनी सप्लाई के मेजर की, जो कि है M3। M3 इज नथिंग बट M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। क्या है? नेट, और इसमें क्या है? टाइम डिपॉजिट के साथ आता है नेट। ये क्या है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। ये होता है हमारा M3 का मेजर। फिर आता है हमारा M4 का मेजर। M4 इज नथिंग बट स्टिल, देखिए आप M1 तो जा ही रहा है, हर चीज में M1 ऐड हो रहा है। M1 क्या है? करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस द डिमांड डिपॉजिट। फिर M1 प्लस टोटल deposits with post office savings organization। ठीक है, M4 क्या है? M1 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशंस। ये होते हैं हमारे 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, जो कि है M1 टू M4, जिसमें से ये क्या होता है? मोस्ट लिक्विड, और ये होता है लीस्ट लिक्विड। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम अपना यूनिट नंबर 5 को कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, कि मॉनेटरी हमने मनी सप्लाई के एग्रीगेट्स को यहाँ जान लिया। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे लिक्विडिटी ट्रैप वगैरह करके हम लोग पढ़ेंगे, उनको हम MCQs में ही डिस्कस करेंगे, वो बेटर है। बट जो बेसिक
आप कॉन्सेप्ट्स, आपको रिक्वायरमेंट थे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली, वो हमने इसमें कवर कर लिया है। क्या क्या मैंने आपको पहले ही बोला था, ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा और इसको बार बार पढ़िए। इसमें ये स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा, स्कोरिंग है, तो ठीक है, ये आपके लिए क्या है, बोनस है, तो इसीलिए इसको बार बार पढ़िए, ठीक है। आई होप कि हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए और सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एडुक्रक्स CUET करके। थैंक यू स्टूडेंट्स।